नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं हिंदी की व्याकरण। अंग्रेजी में बोले तो हिंदी ग्रामर। तो चलिए शुरू किया जाए। तो आज का पहला पाठ है, हमारा पहला पाठ है भाषा और व्याकरण, अंग्रेजी में लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। अगर आप सोच रहे होंगे धातु क्या होता है, धातु संस्कृत का एक शब्द है। जब हम संस्कृत की वीडियोस बनाएंगे तब आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। आप लोगों को पहले पता था कि मनुष्य को बोलना व लिखना पहले नहीं आता था, तो वो पहले केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करते थे। मतलब भाव व्यक्त करना मतलब हम लोग जो अभी बोल रहे हैं उनको बोलना नहीं आता था, तो वो लोग एक्शंस करते थे। इसीलिए धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। देखिए, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों और चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। इसका मतलब उन्होंने पत्थरों और चट्टानों के ऊपर, यानी कि स्टोन्स एंड बिग रॉक्स के ऊपर कुछ ड्राइंग्स बनाए। तो उसके बाद उन्होंने सीख लिया कि लिख कर भी कर सकते हैं विचार व्यक्त करना। उन्होंने सीखा लिख कर। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ था। तो देखिए, तो बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ वो बच्चा बात कर रहा है किसी से और ये लड़की लिख रही है। ये सब भाषा है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर तथा दूसरे के विचार को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। मतलब कि देखिए, अगर अभी हम बोल रहे हैं तो आप हमारे विचारों को सुन रहे हैं। अगर हम अभी लिख रहे होते तो आप हमारे विचारों को पढ़ रहे होते। जैसे आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने पढ़ा, आप पढ़ सकते हो जो लिखा है, और वो आप ले सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। हमारी तरह भी पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियां निकालते हैं, पर उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। देखिए, जैसे पशु पक्षी बहुत सारी आवाजें निकालते हैं, लेकिन हम उन आवाजों को भाषा नहीं कहते। उसी प्रकार संकेतों द्वारा कही गई बात भी भाषा नहीं कहलाती। मतलब कि हम एक्शंस करी हुई बात भी भाषा नहीं कहलाती। इस प्रकार भाषा के दो मुख्य रूप है। भाषा, पहला रूप मौखिक भाषा, यानी कि बोलना और सुनना, और फिर दूसरा लिखित भाषा, लिखना और पढ़ना। तो पहला मौखिक भाषा।
बचपन में हम अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। मतलब कि हम बचपन में जब हम अपने परिवार और तथा के आसपास के लोगों के साथ सुनकर और बोलकर मौखिक भाषा सीखते हैं। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कल विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी और दूसरा सोनिया और विशाल ने हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों ने उनके तर्क सुनकर तालियां और उनका उत्साह बढ़ाया। यही भाषा का मौखिक रूप है। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो तथा टेलीविजन में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि ये दादाजी अभी टीवी देख रहे हैं, ये टीचर पढ़ा रही है बच्चों को। अब भाषा का दूसरा रूप, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उसी लिखित भाषा कहते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसे लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है, मतलब कि उसे बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो he has to do lot of work। और लिखित भाषा का प्रयोग पत्र यानी कि लेटर्स, तार पुस्तक यानी कि पुस्तक, समाचार पत्र और पत्रकार में किया जाता है और भी बहुत चीजें हैं जिसमें किया जाता है। उसके बाद विशेष बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, जबकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं होती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी के भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं हैं। देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है कुछ भारतीय भाषाएं। केरल की मलयालम, बंगाल की बांग्ला, पंजाब की पंजाबी, कर्नाटक की कन्नड़, मध्य प्रदेश की हिंदी, असम की असमिया और उड़ीसा की उड़िया। और ये है कुछ विदेशी भाषाएं। इंग्लैंड अंग्रेजी, जापान की जापानी, कोरिया की कोरियन और जर्मनी की जर्मन, चीन की चीनी, श्रीलंका की सिन्हला और फ्रांस की फ्रांसीसी। तो बोली, अब ये बोली क्या होती है? जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा वह किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है, उसे बोली कह देते हैं। जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग
भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। तो अगला आता है लिपि। अब ये लिपि क्या होती है? भाषा को सुरक्षित करने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की जाती है। तो भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार लिपि का जन्म हुआ। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां होती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में भी चिन्ह होते हैं जिनसे लिपि बनती है। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत से को माना जाता है। मतलब कि बहुत सारी हैं भारतीय भाषाएं, तो उनका जन्म ना संस्कृत को माना जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा संस्कृत शब्द होते हैं। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियों के नाम इस प्रकार है। देखिए, गुरुमुखी, पंजाबी, फारसी और उर्दू, बांग्ला, देवनागरी, मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, नेपाली और तमिल का तमिल ही है। और फिर रोमन की लिपि है, मतलब हमारा मतलब है लिपि है रोमन। व्याकरण, देखिए, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उसे बोलने, लिखने और पढ़ने की नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चलता है। जैसे आप देखिए, ये है अशुद्ध वाक्य और ये है शुद्ध वाक्य। तो देखिए, घोड़ा दौड़ रही है, ये रही है लिखा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, रही है। ये तो गलत हो गया, ये रही नहीं, क्योंकि घोड़ा एक पुल्लिंग है। घोड़ा इज अ पुल्लिंग, तो उसका सही रूप होगा घोड़ा दौड़ रहा है। तो मैंने यह काम नहीं करना, मैंने यह काम नहीं करना नहीं हो सकता। देखिए, जैसे ये सेंटेंस ही गलत हो गया, क्योंकि ये शब्द सही नहीं है। अगर सही शब्द चुना जाए तो होगा मुझे यह काम नहीं करना। और फिर अब यहाँ पे विराट खेलता है क्रिकेट। क्या आपको इस सेंटेंस में कुछ सेंसफुल लग रहा है? नहीं। अगर हम बोले विराट क्रिकेट खेलता है तो वो ठीक है, हाँ, क्योंकि इन तीनों शब्द को अगर अलग अलग जगह पर रखेंगे तो वो गलत हो जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला, यहाँ पहले वाक्य में लिंग संबंधी का अशुद्धि है, दूसरे वाक्य में शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि, तथा तीसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। पदक्रम मतलब जैसे मैंने बोला वर्ड शिफ्टेड। जानते हो, इन सभी अशुद्धियों का पता हमें व्याकरण के द्वारा ही चलता है। व्याकरण ही हमें बताती है कि किस प्रकार हम सही वाक्य पढ़ें
बोलें और लिखें। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाती है। तो आज हमने सीखा व्याकरण के बारे में, व्याकरण और भाषा के बारे में। तो चलो हम एक बार रिकैप करें। तो भाषा क्या होती है? बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा बोलना और सुनना, लिखित भाषा लिखना और पढ़ना। और मौखिक भाषा खाली बोलने में यूज होती है। और बहुत सा भारत में हिंदी के साथ साथ 21 और भाषाएं हैं। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप से मान्यता मिली। मतलब हिंदी राजभाषा बन गई भारत की। अब लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो कुछ लिपियां और उनकी भाषा, गुरुमुखी की पंजाबी, फारसी की उर्दू, बांग्ला की बांग्ला, देवनागरी लिपि मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और नेपाली भाषाओं में यूज होती है। और तमिल लिपि तमिल में ही यूज होती है। और रोमन की लिपि अंग्रेजी और जर्मन में यूज होती है। और व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमेशा हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाती है। आपका इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।